राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज सर्दी आपको मालूम है बहुत ज्यादा है, इसलिए बेटा आप सभी लोग अपना थोड़ा ध्यान रखना कि और जिस बच्चों का खास तौर पर जो बोर्ड एग्जाम है, जिनके चाहे 10th है 12th का आपका जो भी बोर्ड एग्जाम है, वो जितने भी बच्चे हैं अपना थोड़ा ख्याल रखें। सर्दियों में थोड़ा बेटा बच के रहना अपने, लेकिन मेहनत करते रहना। ऐसा ना हो कि आप सर्दियों का बहाना बनाकर रजाई में लेटे रहे। ये बेटा मौका बहुत अच्छा होता है आपका पढ़ाई करने का, ठीक है। इसलिए आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। देखिए आज का बेटा आपका टॉपिक क्या है, क्लास 12th का बायो सेवर्ट का नियम। क्या है बेटा? बायो सेवर्ट का नियम। अब ये नियम आपका कैसे आया, क्यों आया, या इसमें क्या अवधारणाएं थी इसकी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में आप थोड़ा बात करते हैं आपसे कि जो बायो सेवर्ट का नियम है, ये जितने भी आपके हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से आधारित हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उसकी गणना हुई, कैसे मालूम हुआ तो उसके बारे में बेटा थोड़ी बात, जो बेसिक जानकारी है वो आप लोग जान लीजिए। एक वैज्ञानिक थे बेटा जिनका नाम क्या था? ऑस्टेड। ये बेटा क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, ये एक वैद्युत क्षेत्र पर अपना एक प्रयोग कर रहे थे, यानी कि मेज पर बैठे हुए थे ये अपना, और जैसे इन्होंने वैद्युत क्षेत्र यानी कि एक जैसे ही चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की तो उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और वहीं पर एक दिक् सूचक घड़ी जिसको आप कंपास घड़ी बोलते हैं वो वहां पर रखी हुई थी। और जैसे ही वैद्युत धारा इन्होंने प्रवाहित की तो मेज पर रखी हुई जो कंपास घड़ी थी उसमें जो सुई होती है उसकी वो कंपन करने लगी। उसका क्या हुआ बेटा? कंपन करने लगी। वो इन्होंने भी अपने 3 नियम दिए उससे आधारित वो बाद में उस पर चर्चा होगी। लेकिन इन्होंने जैसे ही देखा कि मेज पर रखी हुई कंपास घड़ी कंपन क्यों की, क्यों हमने तो वैद्युत धारा प्रवाहित की, लेकिन ऐसी कौन सा ऐसा बल था या कौन से तरंगे थी जिसके कारण दिक् सूचक में जो सुई होती है वो कंपन करने लगी। तो सबसे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में था वो ऑस्टेड महोदय ने ही बताया था कि जब आप किसी भी चालक तार में कोई भी धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहां तक तो ये बता के चले गए थे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ये अवधारणा इन्होंने नहीं दे पाई थी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चालक के किन किन कंडीशनों पर लागू होता है। इसके बारे में जो फुल जानकारी थी बेटा वो किसने दी थी? बायो से वर्ट ने। किसने बेटा? बायो और एक सेवर्ट। ये बेटा 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम क्या था? बायो, और दूसरे का नाम क्या था? सेवर्ट। और ये कहां के रहने वाले थे? दोनों भौतिकविद, फ्रांस के। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन दोनों लोगों ने क्या किया, अनेक यानी कि विभिन्न विभिन्न आकृतियों को चालक तारों में इन्होंने वैद्युत धारा प्रवाहित की, और ये देखा कि जैसे ही इन्होंने वैद्युत धारा प्रवाहित की तो चालक के चारों ओर, जैसे ये आपका कोई बेटा चालक तार है और जैसे ही इसमें कोई धारा आई प्रवाहित की तो इसके चारों ओर क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में, जैसे ही चालक तार का अल्पखंड यानी कि पूरे चालक में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात न करके इन्होंने क्या किया? अल्पखंड यानी थोड़े से भाग में चुंबकीय क्षेत्र की गणना की और एक बिंदु ले लिया, और उस बिंदु पर क्या किया इन्होंने? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होता है ये चालक की किन किन कंडीशनों पर लागू होता है, ठीक है। तो बेटा ये एक बेसिक इसकी जानकारी थी, लेकिन अब आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका बायो सेवर्ट का जो आपका रूल है बेटा, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस डेरिवेशन से, इस यूनिट से कई डेरिवेशन कनेक्ट हैं। चाहे आपका कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो या कुंडली के अक्ष पर या परिमित लंबाई के धारावाही चालक पर। देखिए बेटा ये एक चालक तार है। ये क्या है बेटा? एक चालक तार है, और इस जिसको आपने नाम दे दिया एक एक्स और एक वाई। ये एक्स वाई एक क्या है बेटा? आपका चालक तार है, और इस चालक तार में जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है, क्या होती है बेटा? जैसे ही इस चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सपोज दैट ये आपका बेटा क्या है? एक चालक
तार है और इस चालक तार में जैसे ही धारा को प्रवाहित किया जाता है, इसके चारों ओर एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, फील्ड, जो आपको या किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। जैसे आपने ये भी आपने खुद देखा होगा, अभी सर्दियों का मौसम है और यहाँ पे आपने देखा होगा जब आग जलती है तो आग जब जलती है तो उसकी ऊष्मा वहां बैठे जितने भी लोग होते हैं उनके पास तक उसकी ऊष्मा यानी क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पर वही होती है कि जैसे ही चालक तार में धारा का प्रवाह किया जाता है, वैसे ही चालक तार में क्या होती है, चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम चालक की संपूर्ण लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं करेंगे। चालक की टोटल लंबाई पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं होगा। क्या होगा कि इस चालक तार का एक अल्पखंड लेते हैं। कितना बेटा, अल्पखंड। टोटल लंबाई जो है चालक की वो बेटा क्या है, एल है। टोटल लंबाई क्या है, एल है। और हम क्या करते हैं, एक अल्पखंड लेते हैं और जिसकी लंबाई मान लेते हैं क्या, डीएल। क्या मान लेते हैं बेटा, इसकी लंबाई डीएल। और इस डीएल से एक आर दूरी पर एक बिंदु हम लेते हैं क्या, पी। एक बिंदु क्या लिया बेटा, पी। अल्पखंड की लंबाई डीएल से आर दूरी पर एक क्या लिया आपने, बिंदु पी लिया। और यहीं पर आपको ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है। अब आप इधर एक जो कंडीशन है इसकी कि ये जो अल्पखंड है और ये जो बिंदु है, इस अल्पखंड और इस बिंदु के बीच में यहां पर एक क्या होता है, कोण बनता है जिसको थीटा कोण बोलते हैं या जिया साइन थीटा होती है। और इस बिंदु को क्या मान लिया आपने, ओ एक बिंदु मान लिया। इस बिंदु को क्या मान लिया आपने, ओ। ओ बिंदु मान लिया बेटा इसको। ठीक है। अब देखिए, यानी कि एक्स वाई आपका एक चालक तार है और एक्स वाई चालक तार में जैसे ही कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आप क्या करते हैं कि चालक का अल्पखंड यानी छोटा सा एक भाग लेते हैं और उस छोटे से भाग की जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं, डीएल। और इस बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार में उत्पन्न वाली धारा इस चालक तार के अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल और थीटा की जो कंडीशन होती है उस पर कैसे लागू होता है। तो बेटा इस पर जो आपकी पूरी जानकारी है वो सिर्फ इसी बात पे है कि चुंबकीय क्षेत्र आपका है ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि चालक की जो कंडीशंस होती हैं उन पर कैसे ये अप्लाई होता है। ठीक है। तो इसको आपको कैसे ज्ञात करना है कि माना अल्पखंड से, या आप ऐसे इसको बोल सकते हैं कि माना चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती चालक के अल्पखंड की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती चालक के जियान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। चालक के अल्पांश डीएल से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा आई अल्पखंड की लंबाई अल्पखंड की लंबाई
डी एल व ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी आर, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बेटा ये जो चुंबक यानी चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चालक के चारों ओर, और ये किसके कारण होता है? अल्पखंड डीएल। यानी कि चालक की टोटल लंबाई तो हम नहीं लेते हैं, कितनी लेते हैं? केवल अल्पखंड, यानी थोड़ी सी दूरी इसकी लेते हैं। उस अल्पखंड को बेटा क्या मान लेते हैं? डी या डेल्टा एल मान लेते हैं। इस अल्पखंड के कारण बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र बेटा जो आपका उत्पन्न होता है, ये धारा I के अनुक्रमानुपाती, चालक की अल्पखंड की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती तथा चालक में जो कोण बनता है उस कोण की जो j यानी साइन थीटा कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन बीच की जो दूरी है इसके वर्ग कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र dB यदि बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, यदि dB घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा। यानी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब होता है कि जब बढ़ेंगे तो साथ साथ और घटेंगे तो साथ साथ। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या है? यदि चुंबकीय क्षेत्र dB का मान बढ़ेगा तो बेटा आपका जो बीच की दूरी r है इसका मान क्या होगा? घटेगा। यदि इसका घटेगा तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बेटा आप चाहें तो इसके समीकरण बना लें या इसको डायरेक्ट भी किया जाता है, वो भी आपको बताएंगे कैसे इसको शॉर्ट में करते हैं। तो जो आपका बेटा चुंबकीय क्षेत्र, अब ये dB इसलिए लिया है क्योंकि आपके बेटा लंबाई कैसी है? dl, अल्प लंबाई ली है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा लिया जाएगा? अल्प लिया जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा देखिए आप कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका dB है ये अनुक्रमानुपाती किसके है? धारा I के। चुंबकीय क्षेत्र dB अनुक्रमानुपाती है आपके लंबाई dl के। चुंबकीय क्षेत्र dB अनुक्रमानुपाती है आपका j साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन यही चुंबकीय क्षेत्र dB किसके व्युत्क्रमानुपाती है? बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि धारा के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा यानी कि कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इनके साथ साथ चलेगा और साथ साथ पीछे वो यानी बढ़ेगा तो साथ साथ, घटेगा तो साथ साथ। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या होगा? समीकरण 1, 2, 3 व 4 का क्या होगा? तुलना होगी। समीकरण 1, 2, 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 की तुलना करने पर। अब बेटा जब आप इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा? यानी कि सभी समीकरण को आपको मिला देना है तो dB प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनवर्सली I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर।
ये जरूरी नहीं है कि आप बेटा ये चारों समीकरण ही लिखें। क्यों? क्योंकि परिभाषा से ही आपको ये बता दिया गया है संपूर्ण कि चालक के अल्पांश dl से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक में प्रवाहित धारा I अल्पखंड की लंबाई डेल्टा l ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप डायरेक्ट यहां से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र आपका dv है ये धारा I के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, अब जैसे ही यहां से इसका आप प्रोपोर्शनल का ये चिन्ह हटाएंगे, जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा वैसे ही आपका एक नियतांक आ जाएगा जिसको बोलते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, या क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यही आपका क्या हुआ? बायो से बर्ट का नियम है। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है और बराबर का चिन्ह आता है तो एक नियतांक आपका आ जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये आपका ऐसा ही रहता है I dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये क्या रहता है बेटा? I dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है इसका मात्रक और इसकी विमा और इसका जो मान होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए बेटा, जो आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई इसका मान क्या होता है और इसका क्या होती है? मात्रक और इसकी विमा। म्यू नॉट अपान 4 पाई का जो मान होता है वो बेटा होता है क्या? 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होते है बेटा? ये इसका मात्रक होता है। म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका जब क्रॉस मल्टीपल होगा तो बेटा ये 4 पाई कहां जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। इधर केवल आपका क्या रह जाएगा? म्यू नॉट, और म्यू नॉट बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या हो जाए? म्यू नॉट इजकल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये बेटा इसका क्या है? मात्रक है, और ये इसका क्या है? मान है। ये इसका मान है और ये इसका क्या है? मात्रक है। अब इसकी जब आप विमा निकालेंगे तो आपको मालूम है कि जो आपकी न्यूटन की विमा होती है, बल का मात्रक आपका बल का न्यूटन होता है, और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है बेटा? आपकी एम एल टी की पावर -2 अपान में एम्पियर स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। और ये ए बेटा जब आपका ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2 हो जाएगा। अब बेटा आपकी विमा क्या हो जाएगी? ये एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2, ये है इसकी विमा। यानी कि सबसे पहले आपको न्यूटन यानी बल की विमा मालूम हो। एम्पियर का बेटा ए ही रहता है, ये ऊपर जाता है तो कैसा हो जाता है? माइनस में, और बेटा विमा आपकी क्या हो जाती है? एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। और ये बेटा आपका क्या था? बायो सेवर्ट का नियम। यदि आप इसका वेक्टर रूप लिखना चाहते हैं तो इसका वेक्टर रूप क्या होगा आपका बेटा? बायो सेवर्ट का नियम, वेक्टर डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई, और कोष्टक में बेटा आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर डीएल इंटू वेक्टर आर। ठीक है, और अपान में आपका क्या हो जाएगा? आर क्यू। अब ये कैसे हो गया? अभी ये आपको बताते हैं बेटा ये कैसे हो गया। ठीक है, ये बेटा क्या है? इसका वेक्टर रूप है। क्योंकि आपको मालूम है कि वेक्टर में जब आप किसी भी राशि किसी भी सूत्र को जब वेक्टर में आप चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है? आर कैप आता है, और आर कैप यानी यूनिट वेक्टर आता है। इसका मान होता है वेक्टर आर अपान आर। जैसे ही आप इस कंडीशन को चेंज करते हैं यहाँ पे क्या आ जाता है? आर कैप, और आर कैप का मान रख दिया जाता है क्या? वेक्टर आर अपान आर। आर आर का मल्टीपल होता है तो क्या हो जाता है? आर क्यू, और ये वेक्टर इसके साथ आ जाता है
क्योंकि dl साइन थीटा r इजकल टू होता है आपका वेक्टर r इंटू वेक्टर l इंटू वेक्टर r। ये ठीक बेटा, कंडीशन ये हो जाती है आपकी, क्योंकि यहां से जो आपका वेक्टर r आएगा, ये r क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो, यानी साइन थीटा को कैंसिल कर देगा और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ये r क्यों हो जाएगा और ये आपके dl के साथ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 11th में वेक्टर वाला एक चैप्टर भी पढ़ा होगा वहां पे। ठीक, ये बेटा आपका बायो से बर्ट का नियम है।